So, Jai Hind everyone, welcome back to the channel. So, my name is Vishali Bhatia. I am a faculty at Delhi University and I teach political science honors and BA Pol Science. सो लेट्स सी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का आपका एग्जाम है अभी। सो पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से पीवाईक्यूज आ रखे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में। ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में सेमेस्टर 4 में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और ये सब्जेक्ट में डीयू में पढ़ाती हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो आपको ऑब्वियसली पता है कि 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में दिख जाएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे जो आपका मेजर इनिशिएटिव्स है इंडियन रिफॉर्म सिस्टम से, ये यूनिट 1 से ये क्वेश्चन आया है और इसमें आपके भारतीय प्रणाली में क्या क्या सुधार कैसे होने चाहिए, ठीक है, उसके उससे रिलेटेड है। तो आपको मैं अगर सिलेबस भी दिखाऊं तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का सिलेबस है और सिलेबस में जो आपका यूनिट 1 है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप पढ़ते हो तो ये सिविल सर्विसेज और रिफॉर्म्स और पीएमओ मेजर इनिशिएटिव्स ये सब, ठीक है। देन आपका यूनिट 2 डिसेंट्रलाइजेशन होता है और लोकल गवर्नेंस, जिससे आपका पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज से क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी हम देखेंगे। और यूनिट 3 है आपका बजट, इसमें टाइप्स ऑफ बजट है, बजट मेकिंग है, बजट साइकिल और बजट, ये सब चीजें हैं। देन टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आपका ई गवर्नेंस आता है। यूनिट 4 है आपका। यूनिट 5 एंड यूनिट 6 आपका है सोशल वेलफेयर पॉलिसीज एंड इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं तो बोलूंगी कि ये तो लास्ट के जो दो यूनिट है वो तो अच्छे से कर ही लो, क्योंकि इससे ज्यादा चांसेस रहते हैं। इससे देखो स्पेशली राइट टू एजुकेशन शॉर्ट नोट्स हमेशा देखने को मिलता है, राइट टू फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, नेशनल हेल्थ मिशन, आपका इससे बहुत हद तक शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स के अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। सो आपका इसी से हो जाएगा। तो 6 यूनिट है, 6 में से अगर आप कोई 3 भी अच्छे से करके जाते हो तो आपको 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। वैसे तो एक बैकअप के लिए 4 यूनिट करके जाओ, ताकि आपको बाय चांस एक कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आप 4th यूनिट से कर सको। तो 6 यूनिट में से आपको कोई ना कोई 4 तो करके ही जानी है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस होंगी, 10 क्वेश्चन होंगे। अभी हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको और आइडिया मिल जाएगा कि आपको और कौन सी यूनिट अच्छे से करनी है, कौन सी छोड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आरटीआई है, लोकपाल है। तो ये मैं सोच रही हूँ ये दो, एटलीस्ट ये जो 2 यूनिट्स है मैं आपको एग्जाम से पहले, आपका एग्जाम 30 को है, ठीक है, सो उससे पहले मैं आपको ये करवा दूंगी। ठीक है, आज ही आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा, पीवाईक्यू हम आज कर रहे हैं और आज ही मैं आपको एक यूनिट भी करा दूंगी। सो चैनल के साथ अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर मैं आपको कोई भी यूनिट कराऊं तो वो आपको मिल जाए। इसके अलावा मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम भी कराया है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं डीयू में पढ़ाती हूँ और साथ में मैं कॉपी चेकिंग भी करती हूँ। तो कॉपी चेकिंग में हम कैसे आंसर देखते हैं, हम किस बिहाफ पे आपको मार्क्स देते हैं। तो मेरे साथ जितने भी टीचर्स कॉपी चेकिंग करते हैं और इंक्लूडिंग मी, तो हम किस बेसिस पे मार्क्स देते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करने चाहिए कि नहीं, आंसर के अंदर एक बेस्ट आंसर कैसा होना चाहिए, स्पेशली पॉल साइंस वालों के लिए या फिर सोशल साइंसेज वालों के लिए, अगर आप सोशल साइंसेज से। तो इससे रिलेटेड मैंने एक आंसर राइटिंग का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं कि एक प्रॉपर आंसर, अगर आपने कम भी पढ़ा है ना तो आप ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर सकते हो कम पढ़ने के बावजूद एक अच्छा आंसर लिख के। अच्छा आंसर ये नहीं है कि कंटेंट, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सो मैं आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, जरूर से देख लेना। ठीक है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं हमारे पीवाईक्यूज पे। तो पीवाईक्यूज में अगर मैं बात करूं, सो सबसे पहले आपका ये मेजर इनिशिएटिव्स आए हैं। मेजर इनिशिएटिव में आपको सिविल सर्विसेज और ये सब बताना है रिफॉर्म सिस्टम से। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे, कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसमें इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। यूनिट 2 जो आपका है इसमें आपको बस क्या समझाना है कि तो पंचायती राज क्या है, उसके कुछ आर्टिकल्स जो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाए थे, जो जिन बच्चों ने मेरे से डीयू में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आपको ऑब्वियसली आते होंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार इसमें भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपका रूरल अर्बन है ना, और इम्प्लीमेंटेशन, तो ये जो बी पार्ट है ना आपका पीआरआई एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, ये यहाँ से करना है। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है, क्योंकि ये एसवेल करनी, सॉरी, मतलब ये बेसिक मटेरियल है जहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। ये कुछ 180 पेज का पीडीएफ है मेरे पास। इसका लिंक जो है मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगी। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको ये 2 पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का आपको रोल बताना है इसमें, कि कैसे पंचायत जो है पब्लिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती हैं। देन आपका है बजट के बारे में, ये बहुत इजी होता है, सबसे इजी बजट वाले क्वेश्चन आते हैं कि बजट क्या है और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, टाइप्स ऑफ बजट है ना, जो टाइप्स ऑफ बजट में से कोई एक बजट उठा के आपसे पूछ लेगा। तो आपको माइंड मैप, कंसेप्ट मैप, जो मैंने आपको आंसर राइटिंग में बताए थे वैसे बना के आपको इसका आंसर देना है। ठीक है,
और बजट, अंडरस्टैंड बाय बजट में सिर्फ ये नहीं लिखना है कि बजट क्या होता है, वो बजट मेकिंग की प्रोसेस भी क्या होती है वो भी आपको उसी में समझाना है, क्योंकि इतना क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन तो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो लिखोगे ना एटलीस्ट। देन आपका देखो दूसरा क्वेश्चन भी बजट से आया हुआ है, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग इन इंडिया। तो आपको बजट मेकिंग जो मैंने बोला वो यहाँ पे भी समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो आपको एक बजट से ही आपके 2 क्वेश्चन बन गए। तो अगर आप बजट चैप्टर भी कर लेते हो तो आपके 2 क्वेश्चन आराम से मिल रहे हैं। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज जो है, जो कि मैंने आपको बताया, जो मैं अभी करवाऊंगी भी अपने यूट्यूब पे, उसमें देखो आपका नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड आया। तो अब नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड लिखने के लिए आपके पास कम कंटेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, सोशल वेलफेयर पॉलिसी होती क्या है, कैसे बनाई जाती है, ये आप पहले समझा दो आंसर के स्टार्टिंग में, और फिर बाद में 2-3 पेज में नेशनल हेल्थ मिशन बना दो। तो ये इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा। सिर्फ नेशनल हेल्थ मिशन में आपको 16 मार्क्स का लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हो, जो कीवर्ड्स होते हैं पहले उनको समझाते हो, एंड देन आपको जो पूछा गया है उस मिशन को समझाते हो। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज में अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, इसी में आपका एक सोशल वेलफेयर पॉलिसी में देखो पहला पार्ट क्या है, मैं आपको एक बार पीडीएफ में दिखा भी देती हूँ। देखो दिस वन, तो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज है, इसमें यूनिट 5 का जो आपका है ना, कंसेप्ट्स एंड अप्रोचेस ऑफ सोशल वेलफेयर। तो आपको पहले तो ए पार्ट जो है इसका, ये आपको कंसेप्ट क्या है सोशल वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर होता क्या है, इसके अप्रोचेस क्या है, थोड़ा बहुत ये समझा दो। एंड देन जो आपको क्वेश्चन में पूछा है ना नेशनल हेल्थ मिशन ये वाला, फिर ये समझा दो। तो इससे आपका एक पूरा एक होलिस्टिक आंसर बन जाएगा कि ये भी आपने समझा दिया और सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट एंड अप्रोचेस भी समझा दिए। वैसे अगर और कोई पॉलिसी पूछी जाए तो आपको उस पॉलिसी को समझाना है, और उससे पहले सोशल वेलफेयर के कुछ कंसेप्ट एंड अप्रोचेस समझा देने हैं, ताकि आपका आंसर भी लंबा हो जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा पेज भी भर पाओ, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिल पाए। ये आंसर राइटिंग में आप जब वीडियो देखोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा मैं क्या चीज बोल रही हूँ यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे आ जाता है वापस। ये आपका, मेरा अभी 3-4 क्वेश्चन पेपर है, एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आई हूँ। अब अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो ये आ गया है गलती से। तो वेरियस टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकाउंटेबिलिटी के क्या क्या टूल्स है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, ये आपका यूनिट आपका आ जाएगा 6 से। ठीक है, यूनिट 6 में, एक सेकेंड, ये वाला जो पीडीएफ है आपका, इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, तो अकाउंटेबल कैसे है सरकार हमारे प्रति, जैसे हमारा इंटीग्रिटी करप्शन वाला जो पॉइंट है, इसमें भी स्पेशली अकाउंटेबिलिटी ये वाला आएगा बी पार्ट। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन समझ नहीं आता है पूछ क्या रहा है, तो आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा अकाउंटेबिलिटी, अगर आपने यूनिट 6 पढ़ा, आप लोकपाल आरटीआई करके गए हो, सिटीजन चार्टर भी करके गए हो, यूनिट 6 में बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बी पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो आपको एक स्मार्ट वे करना आना चाहिए कि मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना, यूनिट 6 में भी अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो बी पार्ट पढ़ के जाऊँ, यूनिट 5 से मैं अगर कर रही हूँ तो ये चारों पॉलिसीज करके जाऊँ, और थोड़ा सोशल वेलफेयर पॉलिसी खुद से भी आप लिख सकते हो क्या होती है। यूनिट 3 अगर आप कर रहे हो तो इसमें तो देखो आपका ये डिजिटल इंडिया मिशन की केस स्टडी करके जाओ, बाकी चाहे कुछ करो मत करो। ठीक है, हर हर अगर यूनिट से आप एक एक पार्ट भी करते हो ना, तो मैं ये नहीं कह रही कि पूरी पूरी यूनिट करो, हर यूनिट का एक पार्ट पकड़ लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा, अभी आप पीवाईक्यू में देखोगे। तो यूनिट 4 से सिर्फ डिजिटल इंडिया मिशन करके जाओ। ठीक है, मैं डीयू में पढ़ाती भी हूँ, मैं चेक भी करती हूँ, तो आई नो कि कैसे बन सकता है। ठीक है, देन बजट अगर आप कर रहे हो तो ये सारा करके जाओ, पे बजट मेकिंग आप छोड़ सकते हो, फॉर रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ए और बी अच्छे से करके जाओ। ठीक है, अच्छी सी आ भी सकता है, नहीं भी इतना मतलब पक्का पक्का नहीं होता है, पर डिसेंट्रलाइजेशन यूनिट 2 पूरी करनी है आपको। इसमें आप ए पार्ट छोड़ सकते हो कि मीनिंग क्या होता है रूरल अर्बन का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ज्यादातर क्वेश्चन आपका पंचायती राज से आता है। तो यूनिट 2 का बी पार्ट पे ज्यादा फोकस करो, और यूनिट 1 में आप पीएमओ पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। मेजर इनिशिएटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया था, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया, तो वो सी पार्ट से आया हुआ था। ठीक है, जो इसी पीवाईक्यू का क्वेश्चन 1 में अगर आपको फिर से दिखाऊं, ये तो 7th क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये वाला, मेजर इनिशिएटिव्स इन टू रिफॉर्म इंडियन सिस्टम, तो वो आपको कहाँ से मिल रहा है, इसी से, सी पार्ट से, और सी पार्ट इसी पीडीएफ में आपको अच्छे से समझाया भी हुआ है। ठीक है, देन आ जाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। सो आपको अकाउंटेबिलिटी समझ आया ना, अकाउंटेबिलिटी में क्या है, आरटीआई, आपका लोकपाल और सिटीजन चार्टर। इसके अंदर आप ये तीन ही चीज समझाओगे, क्योंकि इन तीनों चीजों की मदद से सरकार हमारी तरफ अकाउंटेबल होती है। देन रिलेशनशिप पूछा गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट का एग्जीक्यूटिव का इन इंडिया, तो ये भी आपके सिलेबस में है यूनिट 6 में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव मैंने अभी आपको दिखाया भी, एक सेकेंड फिर से दिखा देती हूँ। सी यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ आपको दिख जाएगा।
हम्म, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी यूनिट 6 का रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो इसी ऑप्शन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑल्दो आपके पास देखो चॉइसेस तो होती है, 10 में से कोई 5 ही सॉल्व करना है, तो मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ पढ़ के जाओ, आपके ऊपर है जो आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, जो आपको इजीली याद हो रहा है। या तो अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो से याद करना चाहते हो, मैं पे आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी भी, तो हो जाएगा आपको एक दिन में, मैं पूरा ट्रिक से भी याद करा दूंगी। ठीक है, तो यूनिट 6 में बी पार्ट कर लो, अगर सी कर रहे हो बी और सी कर लो, या अगर सी नहीं कर रहे तो बी तो अच्छे से कर ही लो। तो आपके दो क्वेश्चन में से एक तो चॉइस आपकी हो ही जाएगी। और यूजुअली इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना, एक यूनिट से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप देखो दोनों ही क्वेश्चन यूनिट 6 से कर रहे हो, तो इसमें जो कंटेंट है वो ओवरलैप करेगा तो माइनस हो सकता है। अगर नहीं आते, बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, तब तो आप एक यूनिट से दो कर सकते हो। जैसे इसमें बजट से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे, एक बजट क्या है, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है, और दूसरा क्वेश्चन था आपका, पहले क्वेश्चन में ये दोनों था, दूसरे क्वेश्चन में आपका बजट मेकिंग था। तो आप हो सकता है कि दोनों बजट के क्वेश्चन कर लो, अगर आपके पास चॉइसेस नहीं मिल रही है, आपको और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब तो आप दोनों कर लो। लेकिन आपको बाकी क्वेश्चन में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा आते हैं वो अटेम्प्ट करो, तो फिर आप बजट में से कोई एक बजट का क्वेश्चन कर लो और यूनिट 6 में से भी कोई एक क्वेश्चन कर लो। तो चांसेस रहते हैं कि एज अ टीचर हम देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आंसर्स कितने हैं। ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप छोड़ो मत, करो 5 के 5। ठीक है, देन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जीरो बेस्ड बजटिंग, ये सब आपका शॉर्ट नोट्स में आता है। शॉर्ट नोट में आपको कोई 4 करने हैं, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन, डिजिटल इंडिया मिशन, मैंने बोला ना डिजिटल इंडिया मिशन आप करके जाओ, अच्छे से करो, क्योंकि आपका पेपर में आता है। डिजिटल इंडिया मिशन आपका कौन सी यूनिट का पार्ट है, ये वाला है आपका यूनिट 3 का आई गेस, हाँ यूनिट नहीं, यूनिट 4 का, सॉरी यूनिट 4 में डिजिटल इंडिया मिशन है ना। तो यूनिट 4 से अगर आप इतना भी करके जाते तो एक शॉर्ट नोट से अटेम्प्ट कर सकते थे। और मैंने क्या बोला, यूनिट 5 तो करना ही करना है, वो तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं यूनिट 5 से, और यूनिट 5 से शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। प्लस यूनिट 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 6 से हमेशा 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो आते ही आता है ज्यादातर, या एक शॉर्ट नोट में भी आता है। तो यूनिट ये दोनों तो आप अच्छे से कर लोगे, बाकी आपके ऊपर है। बाकी ऐसा भी कर सकते हो कि पहली 4 यूनिट अच्छे से कर लो, नहीं तो ये दोनों तो अच्छे से कर लो, और बाकी फिर आपको यहाँ से फिर एक दो यूनिट ही में ही काम हो जाएगा, अगर ये दोनों यूनिट करने के बाद इन चारों में से कोई एक भी कर ली तो। ठीक है, देन आपका जीरो बेस्ड बजटिंग है, बजट चैप्टर अच्छे से कर लिया। बजट तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन बजट से आए और एक शॉर्ट नोट में आया, तो अगर आप बजट करके जाते हो तो बजट से आपको देखो 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं आराम से। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं है कि हर साल सेम पैटर्न रिपीट होता है, फिर भी मैं आपको इससे एक थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन आपका वही पंचायती राज से रिलेटेड है, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी समझाना था। ठीक है, देन आपका ये दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिया, दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी 5 क्वेश्चन है। इसमें आपको हिस्टोरिकल लिगेसी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बताना है, वो यूनिट 1, जिसमें आपको सिविल सर्विसेज कैसे आया, जो मैंने आपको क्लासेस में भी कराया था अपने, जिसने मेरे से पढ़ा है। ठीक है, मतलब मैं क्लासेस का मतलब ये है कि यूट्यूब क्लासेस नहीं, यानी कि जो मैंने आपको अपने डीयू के लेक्चर के टाइम पे पढ़ाया था। लेकिन हाँ, बहुत बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े, तो आप उन वो मत समझना कि मैं कौन सी क्लास की बात कर रही हूँ। फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी मैंने क्लास में कराई हुई है। ठीक है, तो ये आपको यूनिट 1 से करना है। ये मैंने बोला था हमेशा से कि ये तो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था इस पे असाइनमेंट बनाने के लिए, कि फर्स्ट और सेकंड एआरसी तो अच्छे से करना ही करना है। ठीक है, देन पीएमओ आपका यूनिट 1 अगैन। ठीक है, तो यूनिट 1 से देखो 3 क्वेश्चन आ गए इस बार, तो आप यूनिट 1 भी करते हो तो मतलब आपके 6 यूनिट है, 6 में से आप कोई 3 भी अच्छे से कर लेते हो तो अच्छी बात है। तो 3 कर रहे हो तो सारी पूरी पूरी करो, और अगर हर यूनिट में से एक एक ए बी बी पार्ट उठा रहे हो तो जो जो मैंने बताया वैसे करो। ठीक है, पीएमओ से क्वेश्चन आया है। देन बजट साइकिल है, वही आपका सिमिलर। ठीक है, बजट साइकिल से आपका है, यूनिट 1 से 3 हो गए। यूनिट 2 आपका पंचायती राज, उससे देखो हमेशा क्वेश्चन आता है, ये पहले भी आया था, तो यूनिट 2 बहुत मतलब ईजी रहता है, पंचायत के बारे में पढ़ना है और देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाए, लेकिन आपको वही है जो आपने लिख पढ़ा है। ठीक है, बस उसको उस आंसर में आपको ढालना आना चाहिए। देन गवर्नेंस कैसे गुड गवर्नेंस में चेंज हुई, यहाँ पे आपका ई गवर्नेंस वाला जो चैप्टर है यूनिट 4, जिसमें आपका डिजिटल इंडिया मिशन था। तो अगर आप डिजिटल इंडिया मिशन की यहाँ पे देखो क्या पूछा है, केस स्टडी। केस स्टडी क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन, तो इनडायरेक्ट तरीके से पूछा हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको डिजिटल इंडिया मिशन ही समझाना है, लेकिन इन्होंने लिख दिया कि अपने आंसर को केस स्टडी से समझाओ। तो केस स्टडी हमारे पास डिजिटल इंडिया मिशन की ही यहाँ बात हो रही है। ठीक है, और गुड गवर्नेंस क्या होता है, मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बढ़ाई थी कि ये सबसे पहले अफ्रीका में आया था, फिर कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो ये आप वो लिख सकते हो कि गवर्नेंस हम गुड गवर्नेंस की तरफ कैसे मूव किए, और टेक्नोलॉजी कैसे है। ये यूनिट आपका पूरा का पूरा एक ही, मतलब दोनों पूरा का पूरा एक यूनिट आपको दे दिया यहाँ पे, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझाने के लिए दे दिया। ठीक है, तो वो गवर्नेंस वाला जो यूनिट था आपका ये वाला, तो इसमें ए और बी दोनों कर लेते तो दोनों से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और अगर नहीं भी करते तो डिजिटल इंडिया मिशन समझा सकते हो, आपको और कोई किसी ऑप्शन में शॉर्ट नोट में मिल जाता, या ई गवर्नेंस तो सबको पता ही होता है क्या है, तो थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो। ठीक है,
अब ये आपके ऊपर, चॉइस के ऊपर मैं बता रही हूँ। देन आपका जेंडर सेंसिटिविटी और पार्टिसिपेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे मैं क्वेश्चन बोलूंगी कि ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इससे आप एग्जैक्टली सेम टू सेम कहीं से नहीं ले सकते हो, लेकिन आप थोड़ा उसके हिसाब से इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि देखो 5 ऑप्शन है। ये सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी एंड देयर पार्टिसिपेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो आपका आया है, ये मैं अगर मैं बताऊं, सो ये वाला जो आपका यूनिट होगा, ये है आपका यूनिट नंबर 6। ठीक है, इसमें देखो ई पार्ट दिख रहा है ना, जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर पार्टिसिपेशन। तो यूनिट 6 बहुत बड़ा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 6 में बी पार्ट है। ठीक है, तो बी पार्ट अच्छे से कर लेना। ठीक है, बाकी सारे आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। अगर देखो, अगर आप कर रहे हो तो ये सारे करो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम मैंने तो वही 3 चैप्टर अच्छे से कर लिए, तो 3 चैप्टर अच्छे से कर लो और यूनिट 6 में से एक बी पार्ट कर लो बस। तो ये भी कर सकते हो कि 3 चैप्टर अच्छे से कर लिए और एक बैकअप के लिए आपने यूनिट 6 का बी पार्ट रख लिया। ठीक है, कोशिश करूंगी कि मैं जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके 6 में से एटलीस्ट 3 यूनिट आपको करवा सकूं 2 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो एटलीस्ट आपको 2 यूनिट तो मैं करवा ही दूंगी, बाकी आप खुद से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सो अब आ जाते हैं वापस पीवाईक्यू पे। ठीक है, ये यूनिट 6 से मैंने आपको बताया। देन ये सोशल वेलफेयर पॉलिसी, मैंने बोला ना कि हमेशा आरटीआई, आरटी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब आता ही है, तो इस पे मेरे को तो बहुत अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए भी, और साथ ही साथ आपका एग्जाम के अलावा आपके जनरल नॉलेज के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में ये सारी पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आया है, ये आपका एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी से आया है। तो 4 पॉलिसीज है, 4 में से 2 पूछी गई है यहाँ पे, एजुकेशन एंड फूड। ठीक है, सो ये आपका हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप साथ साथ पढ़ सकते हो। देन आपका यहाँ पे सिटीजन्स को एम्पावर करना एंड मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल, तो वही आपका यूनिट 6 में अकाउंटेबिलिटी वाला जो था ना, बी ऑप्शन। अकाउंटेबल जहाँ पे आ गया, मतलब कि आप वर्ड्स को पकड़ना सीखो। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब आपको क्या समझाना है, मैंने क्या बोला, यूनिट 6 का बी पार्ट। इसको मैं थोड़ा रब भी कर दूं, अगर ये देखो अब आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, यूनिट 6 का बी पार्ट अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई, लोकपाल, सिटीजन चार्टर। वेरी गुड, ठीक है, समझ गए होगे आई होप। देन ये अकाउंटेबल जहाँ पे दिख जाए, तो अब इसको कीवर्ड्स को पकड़ना सीखो। अब आपने मान लो ये बी ऑप्शन किया भी है, आरटीआई आप करके गए, लोकपाल करके गए, सिटीजन चार्टर करके गए, लेकिन वहां पे जाके आपको पता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन में हमें लिखना क्या है, तो आपको कोई फायदा नहीं है ना। तो अगर आपने पीवाईक्यू करे होंगे तो आपको पता होगा ना कि अकाउंटेबल लिखा है, तो मतलब मुझे यहाँ पे आरटीआई लोकपाल करना है, आपने पढ़ा, लेकिन वहां पे एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, देन देखो डिजिटल इंडिया मिशन मैंने हमेशा बोला आता ही है, सिटीजन चार्टर आते ही है। अगर आपने यूनिट 6 का बी पार्ट किया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा ये ऑप्शन, तो यूनिट 6 का बी पार्ट तो करना ही करना, अगर आपने और कुछ नहीं कर रहे हो, और यूनिट 5 भी ये चारों करना, तो आपके मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आराम से इन 2 यूनिट से बन जाएंगे। क्योंकि अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो शॉर्ट नोट में आ जाता है, और शॉर्ट नोट में हमेशा बोलती हूँ अटेम्प्ट किया करो, ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। देन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव फिर से यूनिट 6 का है, ये भी यूनिट 6 का है। डिजिटल इंडिया मिशन मैंने आपको बोला ही है, ऑब्वियसली करना है। ठीक है, मतलब कर 9 पिलर्स बस बताने होते हैं, सबसे इजी होता है ये वाला शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करना। डिजिटल इंडिया मिशन के 9 पिलर्स है, बस वो 9 पिलर 1 2 3 करके लिखा हो, और पूरे के फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें। जैसे होता है ना थियोरी पेपर में मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, पर इसमें ये वाला टॉपिक ऐसा है, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। 9 पिलर्स लिखे एंड यू आर डन, रटने बस 9 पिलर्स को। देन आपका जीरो बेस बजट, कोई भी अगर आपने बजट किया है तो आ जाएगा, क्योंकि देखो चारों तो नहीं करने ना आपको, 4 में से 2 ही करने हैं। तो अगर आपने ये किया होगा और एक ये किया होगा, तो ये दोनों की जरूरत भी नहीं है। अगर बजट चैप्टर किया है तो अच्छी बात है, बजट भी कर सकते हो। देखो 2 क्वेश्चन पेपर थे, वैसे और भी हैं, पर इन 2 क्वेश्चन पेपर से आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगी, और अच्छे से जो बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं ना ज्यादातर, वो फैक्ट्स को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी। डिजिटल इंडिया मिशन के भी जो 9 पिलर्स है उसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे एग्जाम से पहले, ताकि आप भूलो नहीं, और एटलीस्ट आप एक ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो, चाहे लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए। अगर लॉन्ग में आएगा तो केस स्टडी पूछेगा, और शॉर्ट में आएगा तो आप 9 पिलर्स आराम से लिख सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।